बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी। इतने हिस्सों में बट गई है दिल्ली कि उसके हिस्से में अब कुछ बचा ही नहीं है। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, मेरे मित्र बहुत भाषण दे रहे थे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सांसद भले ही पंजाब से हैं लेकिन रहते दिल्ली में हैं, और इनके घर के आगे जो नाली बनी हुई है वो एमसीडी ने बनाई है, लेकिन उसका पानी जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के नाले में जाता है, और जब बारिश पड़ती है उस नाले की सफाई नहीं होने के कारण बैकफ्लो मार के इनके घर के आगे जमा हो जाता है। ये दिल्ली की वस्तुतः स्थिति है। दिल्ली की स्थिति है, नहीं वो स्थिति थोड़ा ही बताएंगे। स्थिति तो मेरे मित्र जो मेरे बगल में बैठे हैं उनसे, उनकी मेरे को याद है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एक बार मीटिंग थी और इन्होंने अपने जिक्र में यही बात कही कि भाई जो दिल्ली में मिंटो ब्रिज, नई दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति डूबकर मर रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो पता चला कि जल बोर्ड की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, लेकिन नाला वो साफ नहीं करती है। जो नाली उसमें मिलती है वो एनडीएमसी की है, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। एक हाथी के बराबर का जानवर उसमें जा सकता है, लेकिन बावजूद उसके वो नाली चोक्ड रहती है। ये दिल्ली की स्थिति है, और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है मिसमैनेजमेंट ऑफ दिल्ली, जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम पर कांग्रेस ने ही किया था, और आज उसको ठीक करने की बारी आई है। तो बीजेपी में की जो केंद्र सरकार है वो उसको कर रही है। इतना ही शौक था तो उस वक्त दिल्ली को पूर्ण दर्जा दे देते, राज्य का क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि जितने नियम हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं उसके खिलाफ थी। तो केवल एक राजनीतिक जीत के रहते ये काम किया गया, लेकिन उसका जो बुरा असर है वो आज हम सबके सामने है, और यही कारण है कि सबको गुत्थी को सुलझाना बहुत जरूरी है। मेरे मित्र ने आर्टिकल 239 तो पढ़ा, लेकिन ए भी नहीं पढ़ा और 239(4) नहीं पढ़ा। मैं आपके सामने वो पढ़ के जरूर सुनाना चाहती हूँ। 239 बना था दिल्ली को एक स्पेशल दर्जा देने के लिए, और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दिल्ली में पौंडीचेरी में क्या अंतर है, दिल्ली में और अंडमान निकोबार में क्या अंतर है, दिल्ली में और तमाम यूनियन टेरिटरीज में क्या अंतर है। तो वो अंतर ये है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, और इसी करके यहाँ पे मिस गवर्नेंस रहनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, जो दिल्ली की स्थिति है। 239(4) there shall be a council of ministers consisting of not more than 10%, और इससे पहले ये हरकत हो चुकी है दिल्ली में, 10% से अधिक मंत्री बनाए जा चुके हैं, of the total number of members of legislative assembly, with the chief minister at the head to aid and advise the lieutenant governor in exercise of his functions। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो काम है उसकी असिस्टेंट इनको करनी है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। In relation to matters with respect to which legislative assembly has powers to make laws, except insofar as is by or under any law required to act in his discretion। लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रेशन है, provided that in case of difference of opinion between lieutenant governor and his ministers on any matter, the lieutenant governor shall refer it to the president for decision। यानी रेफरेंस का अधिकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी का अधिकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर के काम करने का अधिकार जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर है। और सिर्फ यही नहीं, मेरे मित्र ने खुद अपनी भाषा में बतलाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल एक एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर है। यानी यूनियन टेरिटरी का जो कैरेक्टर है एडमिनिस्ट्रेटर वाला, वो आज भी दिल्ली रिटेन करती है, और बावजूद उसके ये सब समस्याएं दिल्ली की हैं कि आदमी डूब के नई दिल्ली के सड़क पे मर जाता है और उसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। नाली का पानी सुएज में जाता है, लेकिन सुएज कोई साफ नहीं करता, तो वो आप एमसीडी को कहते हैं। बिजली का खंबा किसी का है तो बिजली किसी और को देनी है। और सबसे बड़ी बात सुनिए कि बिजली का खंबा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगाती है, लेकिन दिल्ली असेंबली कहती है कि हम इसको बिजली देंगे, और उस खंबे के ऊपर जहां ऑलरेडी लाइट लगी हुई है
नीचे एक और ब्रैकेट लगाकर दिल्ली की जनता का पैसा खराब कर देती है। मुझे मालूम है कि इसी सदन के अंदर कई बार ये बात हो चुकी है। महाराष्ट्र से मेरी मित्र ने कभी एडवर्टाइजिंग को लेकर बात की थी। तो मैं आपके माध्यम से आज दिल्ली की जनता को चेताना चाहती हूँ कि 524 करोड़ एक शहर में एक सरकार का एडवर्टाइजिंग बजट है, जो शीला जी के समय पे 32 करोड़ था, उससे पहले 11 करोड़ था। अब मैं कहती हूँ चलो भाई नई सरकार आई तो 32 का 50 कर सकती है, 524 करोड़। और 524 करोड़ ही नहीं, वो 524 करोड़ के इश्तेहार बैंगलोर में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सब जगह छपते हैं। ये दिल्ली की स्थिति है, ये दिल्ली की असलियत है कि कोरोना के समय पर दिल्ली के अंदर लाशों के ढेर लग जाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकलते और मजबूरी में, क्योंकि ये केंद्र है, भारत की राजधानी है, गृह मंत्री को हस्तक्षेप करके यहाँ पर नेताजी के नाम पर और सरदार पटेल के नाम पर इंस्टीट्यूट खड़े करने पड़ते हैं और वो सब काम करवाने पड़ते हैं जो कि कायदे से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि दिल्ली पर सिर्फ देश की नहीं पूरी अंतर्राष्ट्रीय निगाह लगी रहती है। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जब किसानों के नाम पर आंदोलन किया गया, मैं जानबूझ के कह रही हूं किसानों के नाम पर, किसानों का नहीं बल्कि किसानों के नाम पर, और दिल्ली में कूच जैसी स्थिति पैदा की। आपको लगता है कि दिल्ली का जो रहने वाला व्यक्ति है वो उसका स्वागत करता है? दिल्ली में रहने वाला चाहेगा कि उसके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने के लिए लोग बाहर से आ जाएं, ट्रैक्टर चढ़ा दें, पुलिस वालों को मार दें? ये दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति, कोई भी दिल्ली का नागरिक इन बातों को पसंद करता है? लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा की गई और उसमें कोई और नहीं, सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से मिली हुई थी और उन्होंने दिल्ली पुलिस को बसें देने से इनकार कर दिया, जबकि उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग डीटीसी का कॉन्ट्रैक्ट है कि दिल्ली पुलिस को जब भी जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की वो उसको दिया जाएगा। चाहे वो डीटीसी का घोटाला हो, वायदा किया जाता है कि हम दिल्ली में नई बसें चलाएंगे, लेकिन दिल्ली में कोई नई बस नहीं चली। जब ये लोग सरकार में आए थे तकरीबन 6000 बसें दिल्ली में थी, आज कम होकर वो 3-3,500 बसें रह गई हैं। लेकिन वो पैसा जो बसों पे खर्च होना चाहिए था वो कहीं और खर्च हो रहा है। लगातार इस तरीके की बदनसीबी दिल्ली वालों के हिस्से आई है। अब उस बदनसीबी को ठीक करने के लिए अगर संविधान के द्वारा जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन सरकार करने का प्रयास कर रही है, तो इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये बवाल क्रिएट करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने इस तरीके का विभाजन खड़ा किया, जहां पे 3 MCDs देखा जाए तो मेरे जो बाकी राज्यों से आने वाले मित्र हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी कि पानी राज्य सरकार का काम होता है या म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है। अधिकतर राज्यों में जहां मैं जानती हूँ, जहाँ राज्य है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के हिस्से पानी आता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाली सीनियर का फ़ोन आया कि चित्रा विहार के अंदर बड़े दिनों से पानी नहीं आ रहा और सुएज का पानी मिक्स होके आ रहा है, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? अब आप बताइए, मैं उनके आगे हाथ खड़ा कर दूं कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि ये दिल्ली जल बोर्ड का काम है और दिल्ली जल बोर्ड वाले मेरी बात नहीं सुनते। राज्यसभा में काम करने वाले लोग, अनगिनत लोग मेरे पास आए कि हमारे क्वार्टर्स के अंदर हमने नए, हमारे लिए स्कीम खुली और हमने उन क्वार्टर्स में घर बनाया, लेकिन वो सब करने के बावजूद हम लोगों को पानी ही नहीं मिला। तो अब आम आदमी पार्टी के नाम पर, पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी जो रहता है उसको पानी कैसे नहीं दिया जाना ये आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से जानती है। और यही कारण है कि राज्यसभा में काम करने वाले जो हमारे लोग हैं उनके यहाँ पे एक टैंकर माफिया चलता है और उसमें 1 महीने का 10,000 रुपया आपको देना है तो टैंकर आपके यहाँ आएगा, नहीं तो आपके यहाँ टैंकर नहीं आएगा। ये दिल्ली की स्थिति है। अमृत के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत कई 100 करोड़ रुपया दिल्ली को मिल चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार से आप उसका हिसाब मांगेंगे तो उसके हिसाब के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। मैं नई दिल्ली की सांसद हूँ और इस बात का मुझे बेइंतहा दुख है। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, कई मेरे मित्र जो दक्षिण भारत से, उत्तर प्रदेश, कई जगहों से आते होंगे, वो हैरान होंगे कि नई दिल्ली के अंदर कुछ नहीं 5 किलोमीटर के दूरी पर पटेल नगर जैसी एक रिहायशी बस्ती है जिसमें आज तक पीने के पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। आप सोच सकते हैं ये दिल्ली है।
ये दिल्ली है। आंध्रा वाले मित्र मेरी तरफ देख के इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी पहुंच चुका है, लेकिन नई दिल्ली के अंदर सेक्टर 2 गोल मार्केट, वहां पर मेरे आने तक पानी नहीं था। आपको हैरानी होगी, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके सब जो वहां पे स्टाफ क्वार्टर्स है, वहां पर पहली बार पानी की पाइपलाइन लड़ झगड़ के एनडीएमसी से, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, कुछ मेहनत करके वहां पर हमने पहली बार पानी पहुंचाया, नहीं तो वहां पर पीने के पानी के लिए पाइप वाटर सप्लाई नहीं थी। ये नई दिल्ली की स्थिति है, और यही कारण है कि ये सिर्फ नई दिल्ली की नहीं, ये बल्कि दिल्ली की स्थिति है, और इस बदहाली के लिए कोई और नहीं बल्कि ये सब आम आदमी पार्टी के नाम पर कांग्रेस, ये सब मिलीजुली सरकारें जो हैं, इन लोगों के कारनामे रहे हैं। और कूच जैसी स्थिति जब दिल्ली पर बनी, तब आंखें खुलने का समय था कि आप पुलिस को अपना काम नहीं करने देंगे। एंटी सीएए राइट्स जब हुए, तो आप सबके माध्यम से, अध्यक्षा जी आपके माध्यम से खास तौर पर मैं देश को ये बताना चाहती हूँ कि इसमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर और एमएलए इन्वॉल्व थे, और उन लोगों के रहते यहाँ पर इस तरीके का दंगा फसाद हुआ, दिल्ली का नुकसान हुआ, सड़क घेरने का काम हुआ, राइटिंग हुई, और उसके ऊपर जब केस बन गए, तो केस बनने के बाद में उसमें हाईकोर्ट के अंदर वकील कौन खड़ा होगा। अब जाहिर तौर पे अगर पुलिस का केस है और पुलिस आपका कहना है केंद्र सरकार चलाती है, तो वहां पे वकील कौन खड़ा होगा भी तो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है या नहीं। वहां पर इन्होंने झगड़ा मचा दिया कि स्टैंडिंग काउंसिल दिल्ली जो दिल्ली सरकार अपॉइंट करेगी वो खड़ा होगा, ताकि कन्हैया कुमार जैसों के खिलाफ जब कार्रवाई हो तो वो सिडिशन के ऊपर उनको कभी मंजूरी ना दें। और ऐसे में जो वकील एमसीडी के केस होते हैं, जब वो डीसीलिंग का केस करना चाहते हैं, तो नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वहां वकील कौन खड़ा होगा। एमसीडी बीजेपी कंट्रोल करती है, लेकिन एमसीडी को अधिकार नहीं अपना वकील खड़ा करने का, वो दिल्ली सरकार वकील खड़ा करती है। ये स्थिति दिल्ली की बनाई हुई है, ताकि हर चीज को फेल करने का काम किया जाए, और उसको सुधारने का जो काम है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अंदर दिया गया है। बहुत चालाकी से 239A तो पढ़ा, लेकिन 239A4 नहीं पढ़ा, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑलरेडी अधिकार है किसी भी विषय के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट के पास अपनी बात भेज सकता है, बिल्स को भेज सकता है। और सिर्फ यही नहीं, उसके और रेफरेंस का भी अधिकार है हर मामले के अंदर। और जब लोग कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है अमेरिका में कुछ ज़्यादा पढ़ के आ जाते हैं और वहाँ से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भारत का संविधान भूल जाते हैं। और वो भारत का संविधान जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, हम क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे केंद्र की महत्ता राज्य की महत्ता से कहीं अधिक है। और यही कारण है कि भारत इकट्ठा है। अगर राज्यों को ये अधिकार दे दिया जाए जहाँ पे भिन्न भिन्न पार्टी के लोग भिन्न भिन्न शासन करें, तो आपने एक उदाहरण केरल में भी देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस फाइल करता है क्योंकि वहाँ पे गोल्ड स्मगलिंग चल रही है और तमाम तरीके की रैकेटिंग चल रही है, तो ईडी के खिलाफ केस कर देते हैं। आप सोचिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, ये क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कुछ विषयों के ऊपर केंद्र की महत्ता हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही, बालाकृष्ण रिपोर्ट है दिल्ली को लेकर। जब ये 1991 में ये विषय उठा, तो उसमें 1991 की बालाकृष्ण रिपोर्ट है। मैं उसकी कुछ चीजें आपके आगे पढ़ना जरूर चाहूंगी। अध्यक्षा जी, बालाकृष्ण रिपोर्ट ने कहा कि फुल स्टेटहुड कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू एनसीटी ऑफ दिल्ली कंसिडरिंग इट्स इंपॉर्टेंस एज द सीट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। भारत की राजधानी होने के कारण, यूनियन की सरकार यहाँ होने के कारण दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये बात मेरी कही हुई नहीं है, बल्कि ये बात बालाकृष्ण रिपोर्ट में कही गई है। और इसीलिए
कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिसमें एलजी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और वो एडमिनिस्ट्रेटर है मनीष जी की अपने शब्दों के अंदर। और जो मॉडल तैयार किया गया, द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, उसको फॉलो किया जाना चाहिए, जिसमें क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद रिस्ट्रिक्टेड पावर्स, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। आप सोच सकते हैं कि जहां पे संसद के अधिकारों की बात आएगी, हम लोग कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव, हम लोग संसद में बैठे हैं, केंद्र सरकार को लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या डे टू डे फंक्शनिंग पे किसी भी सरकार के हमारा कोई अधिकार है? जवाब है नहीं। डे टू डे फंक्शनिंग पे किसी भी चुनी हुई सरकार का अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पर दिल्ली की एक राज्य सरकार ये क्लेम करती है मेरा अधिकार है कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने का, कुछ भी इंक्वायर करने का और किसी भी हद तक जाने का, जो अधिकार उनके पास नहीं है। और खास तौर पे जब रिस्ट्रिक्टेड पावर्स की बात, बालाकृष्ण कमेटी रिपोर्ट और इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स ने कही है, तो ये अपने आप से उस अधिकार को अज्यूम नहीं कर सकते कि ये अधिकार मेरा है और मेरी मर्जी यहाँ चलेगी, या मर्जी आपकी नहीं, यहाँ दिल्ली के लोगों की मर्जी चलेगी। और जब आप कहते हैं आप चुनी हुई सरकार है, तो मान लीजिए कि हम सब भी चुने हुए लोग हैं, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी चुने हुए लोगों की है। ये बैलेंस ऑफ पावर है और इस बैलेंस ऑफ पावर के अंदर किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, आम आदमी पार्टी को अधिकार नहीं है कि भाजपा के कार्यों में हस्तक्षेप करे और कामों को रोके। बोलने दो, अच्छा विषय। एग्जीक्यूटिव पावर्स टू बी रिटेन्ड इन यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट में है। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो रिटेन की जाएंगी और सेंटर के, केंद्र के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी केंद्र का इंटरेस्ट दिल्ली में क्या है? एक तो यहाँ पर राजधानी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरे देश के किसानों को मिल गई, दिल्ली के किसान को नहीं मिलेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। आपको सब तरफ मतलब सड़कों के ऊपर झुग्गी झोपड़ी लगाए हुए लोग मिलेंगे जिनको जबरदस्ती वहां बिठाया जाएगा और राज्य सरकार उसको नहीं हटाएगी क्योंकि वो एक वोट बैंक है। और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलने वाले थे वो घर उनको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार केंद्र सरकार के कामों में हस्तक्षेप करेगी। यहाँ पे अमृत का पैसा तो लिया जाएगा लेकिन पटेल नगर में पानी नहीं पहुंचाया जाएगा। चित्रा विहार के अंदर सुएज आएगा और हौस खास के अंदर लोग मुझे कहेंगे कि बहन जी यहाँ पर आप फेंसिंग करवा दो, हमारे घरों में बहुत शोर आता है। तो मैं कहूँगी जी पीडब्ल्यूडी के पास ये सड़क है और इस पीडब्ल्यूडी की सड़क का जो 19,000 करोड़ का इनका बजट है उसमें ये कुछ करवा सकते हैं। एमएलए के पास पैसा है, मेरे पास तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि सांसद की सांसद निधि कितनी है? 5 करोड़ 1 साल की, और वो भी 2 साल के लिए नहीं है। लेकिन एक संसदीय क्षेत्र के अंदर 10 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और उन 10 असेंबलीज के अंदर एक एमएलए के पास 10 करोड़ रुपया है साल का और जिसका वो इस्तेमाल नहीं करता। और मैं हंस के कहती हूं, मतलब 1 साल के अंदर समझिए मेरे क्षेत्र में 10 into 10 100 यानी 100 करोड़ रुपया आप मेरे को खर्च करने का प्रावधान कर दें तो मैं आपको बताती हूँ नई दिल्ली के अंदर पानी बिजली कैसे पहुंचाया जाता है। और उसमें भी बिजली के जब ट्रांसफार्मर्स फटे जा रहे थे 2015 में, वो पैसा केंद्र सरकार से मैं मांग के लेके गई थी। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें पानी बिजली की बहुत असुविधा है, आप कुछ पैसा दे दीजिए। वो स्पेशल प्रावधान करा के किया लेकिन लेबल उस पे अरविंद केजरीवाल ने अपना लगा दिया। पैसा हमने मांगा और स्पेशल प्रावधान मांगा। ये दिल्ली की स्थिति है। एंड एग्जीक्यूटिव पावर टू बी रिटेन्ड इन यूनियन ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सेफगार्ड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर्स इंटरेस्ट इन रिलेशन टू एवरी सब्जेक्ट। ये स्कीम है कि सेंटर के, केंद्र के जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा यूनियन के माध्यम से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एड एंड एडवाइस द एडमिनिस्ट्रेटर, Lieutenant Governor is the administrator. He is not a governor. He exercises more powers than a governor. A governor has to act on the aid and advice. In this case, aid and advice is to the Lieutenant Governor.
the exercise of such functions which are delegated to him. However, this aid and advice would not be binding and the LG could form a different opinion. LG को अधिकार है अपनी अलग अलग मत रखने का और फाइनल डिसीजन के पहले वो उसको प्रेसिडेंट को भेज सकता है। जब भी इंपॉर्टेंट कोई सर्कमस्टांस है तो उसमें वो डिसीजन भी ले सकता है। For stability alone, the provision for Delhi may be inserted. So कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो अभी किया जा रहा है उसमें जो ये परमानेंट सवाल है कि दिल्ली राज्य है, केंद्र यूनियन टेरिटरी है, राज्य का पूर्ण दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक क्वाइटस लग जाता है, उस पर एक सील लग जाती है कि भाई अब ऐसे ही काम होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार हैं, उसके तहत असेंबली को उसको सपोर्ट करना होगा और आप इन मान्यताओं से बाहर आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आपके पास अधिकार है दिल्ली की जनता की सेवा करने का। आप दिल्ली के मालिक नहीं हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूं। दिल्ली का मालिक कोई और नहीं, दिल्ली की जनता है और जिसकी सेवा में हम सब खड़े हैं। एमसीडी भी खड़ी है और सांसद भी खड़े हैं और दिल्ली ने हमें भी चुनकर भेजा है, हम भी चुनी हुई सरकार का हिस्सा है। हमारे अधिकारों का हनन भी उसका नहीं है। अधिकार अध्यक्ष जी, मेरा दर्द दिल्ली की जनता का दर्द है और मुझे दर्द है, मुझे बहुत दर्द है। मुझे दर्द है कि ऐसे निकम्मे लोग चुनकर दिल्ली में बैठ गए जिन्होंने दिल्ली को तबाह कर दिया है। जहां पर राशन की दुकानों के अंदर लगातार मिलावट की जाती है, फेयर प्राइस के नाम पर लोगों को राशन नहीं दिया जाता। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल्ड है और यह बात मुझे अच्छा कि आपने याद दिलाई। दिल्ली में कोरोना फैला, किसने फैलवाया? आपने जब पूरा देश एक है और दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां से आए हुए माइग्रेंट लेबरर्स को भगाने का काम किसने किया? हमने नहीं किया। और उनके लिए डीटीसी की बसें लगाई जाती है, पुलिस को पहुंचाने के लिए डीटीसी की बसें अवेलेबल नहीं है। आपको समझना होगा कि दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया और कहा कि जहां 39,000 टन अनाज केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिया है, वहां पर दिल्ली ने सिर्फ 63 टन अनाज बांटा था। और मैं एक सांसद होकर यह बात कह सकती हूं आज यहां पर इस सदन के अंदर, एक अकेले एक दिन के अंदर मेरे जैसे अन्य सांसदों का भी रिकॉर्ड रहा होगा कि 70 टन तो हमने एज एमपीज बांट दिया और कोई हमारे पास सरकारी सुविधा नहीं थी। अपने लोगों की मदद से ये सब काम किया गया। ये हालत है दिल्ली की हालत है कि केंद्र सरकार से प्याज उठाया जाता है लेकिन दिल्ली में प्याज की ब्लैकमेल किया जाता है। ये दिल्ली की हालत है। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं की जाती, आयुष्मान भारत लागू नहीं किया जाता। हर जगह पर ये अधिकार, तो जो लोग ये कहते हैं, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से स्कीम बताना चाहती हूं कि जो 239AA है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा 239AA4 के साथ, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को मुकर्रर किया गया है और उसी के आधार पर सेक्शन 44(2) का जो अमेंडमेंट है वो लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक्सप्रेशन है वो इन द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी सरकार मायने तो एनसीटी ऑफ दिल्ली होगा, यानी आप जो सरकारी काम करेंगे उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर वो होगा और वही एनसीटी ऑफ दिल्ली है और यही दिल्ली की स्कीम है। और जो फॉर्मूला है और जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो ऑल्टरिंग द डेफिनेशन, यानी गवर्नमेंट सरकार की डेफिनेशन, सरकार की कोई डेफिनेशन बदली नहीं गई है क्योंकि सरकार की डेफिनेशन ही नहीं है। और क्योंकि सरकार की डेफिनेशन नहीं है इसलिए जो पावर्स प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व्ड हैं, जो पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर हर मामले पर अपनी ओपिनियन देने की है, ये तो स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसी स्कीम को स्पष्टता से लागू करे जाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है और गवर्नमेंट क्या होगी उसको डिफाइन किया गया है। और जो मैसेज है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि 2017 में प्रेसिडेंट के माध्यम से
पहले बिल लाया गया 2015 में, दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और उसमें इन्होंने गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है टर्म गवर्नमेंट को बदलने का प्रयास किया गया, और वो प्रेसिडेंट के पास जब भेजा गया तो प्रेसिडेंट ने उस गवर्नमेंट को ओमिट किया, उसको हटाया, और उसके बाद ये असेंबली से पास हो सका। उसी प्रकार से एक दिल्ली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSIU दिल्ली, ये 2017 का जो है वो MHA की चिट्ठी है, 15 में बिल आया, उसमें भी यही स्थिति खड़ा की गया, और उसमें गवर्नमेंट को इन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया, और उसको भी हटाकर जब भेजा गया प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा, तब वो पारित हुआ। यानी इतना टाइम वेस्ट करना, जो काम अमूमन जल्दी से हो सकता है, गवर्नमेंट मतलब NCT ऑफ दिल्ली करके आप बिल पास कीजिए। और इसीलिए आज तक क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं थी, कंफ्यूजन पैदा किया गया था, और जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा किया गया था, ऐसा मैं मानती हूँ। इसको स्पष्टता से अब अमेंड करके ये बताया गया है कि जो सेक्शन 21 है NCT ऑफ दिल्ली एक्ट का, उसको बदलकर अब सरकार का मतलब ही इन द नेम ऑफ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको करना होगा, और वही प्रावधान परमानेंटली रहेगा, और यही स्टैट्यूटरी सोल्यूशन है आए दिन की प्रॉब्लम का। अब जो बोलते हैं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का मतलब मर्डर ऑफ सिटीजन तो नहीं हो सकता ना। आप लाल किले के ऊपर चढ़कर झंडे को खराब करने का काम तो नहीं कर सकते, या जो खराब कर रहे हैं उनकी मदद का काम तो आप नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को लगातार डिसिक्रेट करने का काम जिन लोगों ने किया, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर पाए तो आप DTC बसें ही नहीं देंगे पुलिस को, आप ये काम करेंगे? ये इसके लिए आपने दिल्ली की जनता की परमिशन ली थी क्या? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब मर्डर ऑफ इट्स ऑनेस्ट सिटीजन नहीं होता। सुचारू रूप से दिल्ली के अंदर कार्रवाई चले, सब आराम से काम हो सके, इसी के लिए दिल्ली की जनता ने सबको वोट दिया है। और जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात लोग करते हैं तो कोऑपरेटिव तरीके से काम किया जाना चाहिए। जहां पे कोऑपरेटिव तरीके से काम नहीं किया जाएगा वहां पे जवाबदेही आपकी है, हमारी भी है, और हमारी ज्यादा है क्योंकि हम सेंटर में बैठे हैं, इसलिए उसको सुधारने का काम भी हमारा ही है। ऐसा संविधान ने हमको अधिकार दिया है, आपने नहीं दिया। आपके अधिकार देने लेने से कुछ नहीं होता। This will impede development and progress of NCT of Delhi by enhancing the powers of LG. अरे LG का पावर हम नहीं दे सकते, और LG की पावर क्या होती है वो संविधान ने मुकर्रर किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर, हमारे मित्र शायद गलती से बोल गए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नर नहीं है। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करना है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को असिस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने करना है। अगर ये अंतर समझ आ जाता तो ये द्वंद्व ही नहीं होता। फैक्ट तो ये है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेटर वाला है, और उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दोनों वेस्ट करती हैं, तो इसलिए वो सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूटिव पावर भी होगा। देखिए जी, हम ये जानना चाहते हैं कि लोग बोलने के बाद क्यों आप चला जाता है? कम से कम एक दूसरे की बात को सुनने के बाद मैं अच्छा वहाँ जाकर बैठ गए। अच्छा, लेकिन जितनी बातें हो रही है इसमें आपको सुधार समझ में आ रहा है कि कितनी गलतियां आप लोग के अध्यक्षा जी, उन तक मेरी बात पहुंच रही है, वो सिर्फ चेहरा नहीं दिखा रही। चेयर को दिख नहीं रहे ना, मनीष तिवारी जी चेयर को दिख नहीं रहे, वो चेयर को दिखना भी चाहिए। खम्मा के पीछे जाके बैठ गए हैं, अब वो खम्मे के पीछे जाके बैठे हैं। वो उन्हें लगा कि वो खम्मे के पीछे जाके अपना चेहरा छुपा रहे हैं। अध्यक्षा जी, तब तो ध्यान रहता हमको कि आखिर आप सही बोले कि मीनाक्षी जी सही बोल रही हैं, कंपेयर तो करना होगा हमको। अध्यक्षा जी, ना राज्य सरकार के अधिकारों को बदला गया है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को बदला गया है, दोनों के अधिकार बराबर हैं।
मतलब डिफाइंड है, केवल और केवल उसका स्पष्टीकरण दिया गया कि अगर ये संवैधानिक स्कीम है तो आज से आप कैसे काम करेंगे, और उस काम के अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कैसे रिजॉल्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी के पास कौन सी चीजें जाएंगी और क्या। 2017 में मैं एक और बात अपने सब मित्रों को बताना चाहती हूं। आप सोच सकते हैं कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ऐसा नियम बनाया जाए जहां पर संसद के नियमों का उल्लंघन हो। आप सोच सकते हैं? आप सोचिए 2017 में दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रूल्स हैं उनको अमेंड कर दिया। आप ये ऐसा सोच सकते हैं? कोई राज्य सरकार ऐसा करती है? ये एनार्किस्ट हैं, ये एनार्किस्ट हैं। आप किस किस्म के लोगों से डील कर रहे हैं आपको समझना होगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूल्स बदल सकती है जी? इसको क्लैरिफाई किया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नियमों को असेंबली नहीं बदल सकती, और दिल्ली की असेंबली तो बिल्कुल ही नहीं बदल सकती। अध्यक्ष जी, अरे हम भी चुने हुए हैं, बैठिए। आपसे ज्यादा वोट हमें मिले, आपसे ज्यादा वोट हमें मिले, हम भी चुने हुए हैं। बैठिए। चुनने से पहले पता कर लेना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला राज्य है या गवर्नर वाला राज्य है, तो शायद ये कंफ्यूजन खत्म हो जाता। हम नहीं हारते, हम, और आपको हारने का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं एक अब इन्होंने हारने की बात कही तो मेरे को लगा एक चुटकुला सुना दिया जाए। एक बार हमारे इंडिया की क्रिकेट टीम हार गई अपना इलेक्शन, तो कोहली ने उठा के फोन मारा अरविंद केजरीवाल को, जी आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है हारने का, तो जरा मुझे बताइए कि अब मैं लोगों को कैसे फेस करूं। बोला कुछ नहीं, बोलो कि हमें अब डिजिटल बोर्ड नहीं चाहिए, हमें पुराने वाले बोर्ड चाहिए ताकि हम मैन्युअली उसको बदल सकें। ये बोर्ड की गलती है। नाम मत लीजिए, नाम नहीं लीजिए। हाँ, ये रिकॉर्ड में से निकाल दीजिएगा। अध्यक्षा जी, इस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कि मतलब अब मैं जाऊं अगर दिल्ली की डिटेल में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में, तो यहाँ बैठे हुए लोगों को शायद समझ नहीं आएगा कि कैसी जगह है, और कि ड्यूसिव बनाता है डीडीए किसके तहत काम करता है? केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। वो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, मतलब झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के देखने के लिए उसकी 10 साल की मियाद थी, वो बढ़ती चली जाती है, और वो मियाद वो काम करता है दिल्ली सरकार के तहत, और कोई काम नहीं करता, ये आप सबके सामने है। अच्छा जी। अध्यक्षा जी बोल रही है, इतना अच्छा बोल रही है, तो मैं टाइम तो दूंगी। फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जैसे मैंने पहले ही बताया, राशन की दुकानों पर क्या क्या चीज़ें हुई, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी राज्य सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो दूसरी सरकार के कामों को हाईजैक नहीं कर सकती। दिल्ली में रहने वाले रेजिडेंट्स और भारत के नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए हमें चुना गया है। हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली के मालिक बोलते हैं, ऐसा उन्होंने पब्लिकली स्टैंड लिया हुआ है, और सेवक होने के नाते जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत हैं उसी का अनुपालन करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर आप सरकार चलाइए। किसने मना किया है आपको? आप असेंबली में वो नियम पारित करें जो दिल्ली की जनता के महत्व के हैं। आप लोगों को पानी दें, बिजली दें, ट्रांसफार्मर्स लगाएं, पढ़ाई अच्छे से कराएं, झूठ मूठ के मोहल्ला क्लिनिक में पैसा खराब करने की बजाय आयुष्मान भारत को लागू कर दें, जो आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिया गया है। और जो CAA, एंटी CAA और जो फार्मर्स के नाम पे जो प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने दिल्ली की सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का असली चेहरा जो है
वो दिखा दिया है। और उस चेहरे को बेनकाब करने का काम जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने की हैं, ये अमेंडमेंट लाना बहुत आवश्यक था ताकि ये स्पष्टीकरण हो जाए कि दिल्ली के लिए जिम्मेवार कौन है और काम किस तरीके से किया जाएगा। और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं, कावर्ड और साइकोपैथ जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं है, क्योंकि कानून भी पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी बहुत अच्छी तरह रिसर्च किए हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये भाषा है जिसमें भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री इन शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और जो अमेंडमेंट टू द बिल है, चाहे बालाकृष्ण कमेटी रिपोर्ट हो 1987 की, जब हम लोग शासन में नहीं थे, और चाहे उसके 2002 की एक चिट्ठी है, और 2002 की जो चिट्ठी है वो किसी और ने नहीं, उस समय की सरकार ने दिल्ली को बताई थी कि सरकार का मतलब क्या होगा, और सरकार का मतलब जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। ये उस समय की सरकार ने दिल्ली सरकार को बताया है। मैं जो है चलते चलते अपनी बस एक चीज़ और सामने रखना चाहती हूँ, और वो ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक डिप्टी स्पीकर, मतलब 3 चीज़ें हैं। एक तो है कि दिल्ली जैसे हाई कोर्ट की पावर्स हैं, उसके खिलाफ नियम आप नहीं बना सकते, स्पष्ट होना चाहिए। जिसमें प्रेसिडेंट की पावर्स रिजर्व्ड हैं, अभी राष्ट्रपति की पावर पे तो किसी का नियम नहीं चल सकता ना, वो पावर्स राष्ट्रपति की हैं। डीलिंग विद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर, डेप्टी स्पीकर एंड मेंबर्स ऑफ द असेंबली एंड मिनिस्टर्स रिलेटिंग, ये भी किसी का अधिकार, आप जैसे मैंने बताया 10-10 करोड़ रुपया और उसका कोई काम दिखाई नहीं देता। और रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या होगा। और जो 61वां अमेंडमेंट था वो बालाकृष्ण रिपोर्ट के माध्यम से दिया गया था। बालाकृष्ण रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक इसकी जानकारी है कि किस प्रकार से ये काम किया जाए। जो सॉवरेन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो जो है स्टेट के पास है, उसमें पार्लियामेंट के अधिकार को भी डिफाइन किया गया है। और डिफरेंट, भले ही कोई पॉलिटिकल पार्टी अदलती बदलती रहे, लेकिन दिल्ली की जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सटेंट क्या है, किस हद तक आप नियम बना सकते हैं, किस हद तक आप कानून बना सकते हैं, क्या भारत की संसद के नियमों का आप उल्लंघन कर सकते हैं, इन बातों को क्लैरिफाई किया गया है ताकि जो लोग स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको ठीक से डिस्चार्ज कर सकें और दिल्ली के प्रति जिम्मेवारी से काम हो सके। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या असिस्टिव रोल है और लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति, तो सेक्शन 49, सेक्शन 21, सेक्शन 49 में डिफाइंड है। और जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स है उसको इन्होंने कैसे रोका था, वो भी इसको बाद में री इम्प्लीमेंट किया गया 2020 में। जो भी एम्बिग्विटीज थी, जो भी झालमेल था, उसको तार करके, साफ करके दिल्ली को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सभा के माध्यम से देश को प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि दिल्ली में रहने वाले भारत के तमाम निवासी, देश से आने वाले सभी लोग और दिल्ली के नागरिक, उनकी समस्याओं का हल हो। हम सब दिल्ली के सेवक हैं, मालिक नहीं है। और दिल्ली के प्रति जवाबदेही सिर्फ आपकी है ऐसा नहीं, हम सब की जवाबदेही है। और हस्तक्षेप मजबूरी में आके करना पड़ता है, क्योंकि जब लाशों के अंबार खड़े हुए, लोगों को खाना मिलना बंद हुआ, माइग्रेंट लेबरर को जैसे कोई विदेशी घुसपैठिए भगाया गया, तो केंद्र सरकार को काम करना पड़ा। और इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को मेंटेन करने का काम इस कानून ने किया। मैं इसका समर्थन करती हूँ। माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत समय अनुसार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।